नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस पेज में आप सब से पुनः रूबरू हूँ। जनसुलभ पुस्तकालय को यूं बढ़ता देखना, प्रतिदिन कुछ नए पन्ने जुड़ते देखना सुखद है। और इसके लिए श्री अर्पण कुमार जी की निष्ठा, समर्पण और धैर्य की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। तो जनसुलभ पुस्तकालय के लिए अर्पण कुमार जी का आज के लिए आग्रह है कि मैं अपनी कहानी संकलन नीली तितली, यह है मेरा कहानी संकलन नीली तितली, इसकी शीर्ष कहानी का पाठ करने और उस कहानी की रचना प्रक्रिया पर चर्चा करने का मुझसे आग्रह किया गया है। तो सबसे पहले साझा करना चाहूँगी कि नीली तितली यह मुझे मिली कहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नमस्कार विपिन जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सूरीनाम में मेरी प्रतिनियुक्ति रही कुछ वर्ष, और सूरीनाम एक बहुत ही सुंदर देश है, प्राकृतिक वैभव से संपन्न, जहाँ प्रचुर मात्रा में वन संपदा है। वहीं पर एक बहुत सुंदर स्थान है ब्रॉन्सबर्ग। नीली तितली मुझे ब्रॉन्सबर्ग में मिली। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा पहाड़ी, यूं तो वहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन एक बहुत जो सूरीनाम का पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं, बहुत कम ऊंचाई पर है, किंतु बहुत घने वन है। तो वहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा डेवलप किया हुआ है ब्रॉन्सबर्ग, कुछ टूरिस्ट कॉटेजेस हैं वहाँ पर। वहीं हम सबका जाने का कार्यक्रम बना, राजदूतावास की ओर से कोई 3-4 परिवार वहाँ जा गए, और उसी के रास्ते में वो रास्ता बहुत संकरी पथरीला रास्ता था। तो हमें बताया गया कि वहाँ पर सामान्य गाड़ी नहीं जा पाती है, और वहाँ जाने के लिए एक 4 व्हील्ड ड्राइव गाड़ी चाहिए। तो क्योंकि वहाँ की भाषा डच है, और डच भाषा में हम लोग नहीं इंटरैक्ट कर पाते थे स्थानीय लोगों से, तो हमारे लिए गाड़ी राजदूतावास के ही एक कर्मचारी ने अरेंज की। और उस गाड़ी जब गाड़ी आई, हम लोग उसमें सवार हुए, रास्ते में पहुँचे। आधे रास्ते पहुँचकर, जहाँ बहुत संकरा रास्ता था, न गाड़ी आगे आगे ही जा सकती थी, पीछे नहीं जा सकती थी, वहाँ जाकर हमें पता चला कि जो ड्राइवर हैं उन्होंने कहा कि वो गाड़ी 4 व्हील ड्राइव नहीं है। तो कुछ समय के लिए यूँ हुआ कि सबकी सांसें अटक गई, कोई फ़ोन का नेटवर्क नहीं, किसी तरह कहीं किसी को संपर्क करने का जरिया नहीं था। जब गाड़ी वहाँ रुकी हुई थी, दोनों तरफ घना जंगल था, और वहाँ गाड़ी की खिड़की से मैं बाहर देख रही थी, तो एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर नीली तितली वहाँ से उड़कर गई। इस कहानी का आरंभ कहीं वहीं से हुआ, और फाइनली जब हम लोग वहाँ पहुँचे, अगले दिन सुबह, एक बहुत ही प्यारी सुबह थी। तो उस सुबह में फिर जब बाहर निकले, तो फिर एक बार एक नीली तितली सामने से गुजर कर गई, और जब ढूंढा तो ऐसा नहीं, वो मिली नहीं। तब मेरे मस्तिष्क में ये उभरा कि वास्तव में जो खुशी है वो भी इस नीली तितली की ही तरह है, जो अचानक से आती है, और जब तक हमें ये एहसास होता है कि हम उसे एंजॉय करें, हम उसे जिएं, तब तक वह कहीं उड़ के फिर से छू हो जाती है। तो वो एक उस विचार से इस कहानी का आरंभ हुआ था। बाकी इस कहानी में सूरीनाम के जो अनुभव हैं, वहाँ की संस्कृति को मैंने उभारा है। वहाँ एक मल्टीकल्चरल, बहुसांस्कृतिक संस्कृति है वहाँ पर, अलग अलग लोगों के, अलग अलग ओरिजिन्स के लोग हैं, आपस में विवाह भी होते हैं। किंतु एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि जो हिंदुस्तानी जनता है, 33% वहाँ हिंदुस्तानी जनता है, और उन हिंदुस्तानियों ने किस तरह से अपनी संस्कृति को संभाल कर रखा है, किस तरह से वे उसे जीते हैं, परिवार का कितना महत्व है, यह सब
वहाँ मैंने अनुभव किया, और उस वो ही कहीं इस कहानी में भी है। उसके अलावा कुछ और अनुभव हैं, जैसे एक बहुत बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ था। लोग आमोद प्रमोद के लिए जाते हैं नौकाओं में, और उसमें इतना डूब जाते हैं कि आसपास सब भूल जाते हैं। तो वो इन्जॉय भी करते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन कहीं कभी कभी कुछ हादसे हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा हमारे वहाँ रहते हुआ था, उसको भी मैंने इसमें लाया है। तो अधिक समय न लेते हुए मैं इस कहानी का पाठ आरंभ करूंगी। नीली तितली। कॉटेज से बाहर निकल अलसाई सुबह में पांव अपने आप ही जंगल की ओर बढ़ गए। कुछ दूर पर ही वह खुला मैदान था जहां से झील के पार उगता सूरज बहुत सुंदर दिखलाई पड़ रहा था। इहा उसी ओर चल पड़ी। वहां पहुंची तो देखा आकाश अभी सलेटी ही था। झील पर धुंध गहरी थी, लेकिन पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट, पेड़ों की से हवा के साथ नीचे उतरती धुंध एक अद्भुत एहसास दे रही थी। नम हवा अनावरित बाजुओं को सहला रही थी, पर शीतलता हृदय में उतर रही थी। कितना कोमल एहसास है प्रकृति की हर वस्तु में। अनंत सुख का एहसास। जिंदगी की भागदौड़ से दूर, टेलीफोन की घंटी से परे, न रेडियो का शोर, न टीवी के बदलते सुर, न वाहनों की चैपें, न दफ्तर पहुंचने की मारा मारी, और न ही देरी की खिसियाहट। बस एक अनमोल शांति। समय तो यहां भी चलता है, बंधा हुआ ही चलता है। वही 24 घंटे तो मिलते हैं इन्हें भी, फिर भी कोई टकराहट नहीं। शायद इसीलिए कि हर जीव, हर वस्तु बंधा हुआ है, एक दूसरे के प्रति सहनशील है। विशेषकर पेड़, जो शायद धैर्य के सबसे बड़े प्रतिमान है, जो मानव का हर वार सहकर भी अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं। घास, जो दिन भर रौंदी जाकर भी सर उठाए रहती है। डटे रहने का उससे अच्छा उदाहरण इस जीवन में और कहीं नहीं मिलता। यहाँ जब भी मायूस होती है, आकाश की ओर नहीं, घास की ओर देखती है। सुबह सैर पर जाती है, उसका नम स्पर्श अनुभव करती है, जो उसे एक नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। उसकी पुरानी आदत है, वो जब भी परेशान होती है तो एक लंबी सैर पर निकल जाती है। रास्ते के पेड़ों, पक्षियों, गुनगुनाती हवा का स्पर्श एक अजीब सी शांति प्रदान करता है। यह समझाता हुआ सा कि जीवन परेशानियों से ऊपर है। प्रकृति की सहनशीलता उसे सदा प्रेरित करती रही है। चलते चलते उसने महसूस किया कि सूखे पत्तों पर पड़ता हर कदम चरमराने की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। वह रुक गई, रुक कर अपनी सांसों का स्वर भी सुन पा रही थी, और जंगल के सरोकार में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस विचार से वहीं पर गिरे हुए एक पेड़ पर बैठ गई। असीम शांति के उस बीच, उस पल, यहाँ का मन उस निर्जीव पेड़ का अंश हो जाना चाह रहा था। विचारों में डूबती उतरती, धीरे धीरे आसमान के सलेटी रंग को हल्का होते हुए देख रही थी। और जैसे जैसे थोड़ा उजाला फैल रहा था, जंगल में नीचे की ओर उतरता रास्ता साफ होता जा रहा था। वह नीचे उतरती पगडंडी को देखती रही, जो कुछ आगे जाकर दो रास्तों में बंट रही थी। उसे लगा यह पगडंडी उसके वैवाहिक जीवन की तरह है, जहां वे दोनों प्राणी चले तो प्रतिबद्ध होकर साथ साथ थे, बहुत दूर तक परम समर्पित भी रहे, किंतु रास्ते में न जाने क्या क्या अनावश्यक उग आया, जिसे वह समय रहते साफ न कर सके।
और धीरे धीरे वह इतना फैल गया कि एक ही सीमा में वे दो जंगलों में बंट गए और भटकते रहे। उसने समझा था चुप रहना हर समस्या का समाधान है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। चुप रहना विवाद को टाल सकता है, लेकिन मन के अंदर एक गुबार उत्पन्न कर देता है। आपस में बातचीत कर उसको कह लेना एक बेहतर विकल्प होता है। वे दोनों ही ऐसा न कर सके थे, जिसके कारण अनजाने ही कितने कांटे उग आए और तरुण के व्यावसायिक और उसके कार्यालयी व घरेलू दोनों दायित्वों के बीच उन्हें इतना उलझा दिया कभी अनावश्यक खरपतवारों की सफाई का न तो समय मिला और न ही जरूरी समझा उसको, न ही प्रयास किया। जीवन चलता रहा, लेकिन जीने की उत्कंठा मरती रही। कोई खास परेशानी भी न थी। उसने भी सोचा शायद सबकी जिंदगी ऐसी ही होती होगी। वक्त के साथ तो फूलों के रंग भी हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन ये तो जीवन है और विवाह में तो फिर अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, जो निरंतर बढ़ती हैं और ऊष्मा को सोखती रहती हैं। फिर उसका तो विवाह भी वह यादों में खो गई। इस युग में पश्चिमी देशों में माता पिता की पसंद और मर्जी से विवाह आम नहीं है, किंतु उसने अपनी माँ के सुझाव पर तरुण से विवाह किया था। वह चाहती तो माँ को मना कर सकती थी, लेकिन तरुण में न कोई कमी उसे नजर आई और न ही तब तक उसके जीवन में किसी और ने। परिवार आज भी महत्वपूर्ण होता है, चाहे कैसा भी हो। इहा के लिए तो विशेष रूप से है, क्योंकि उसने बिखरे परिवार के दर्द को सहा है। जो बचा रहा उसे संजोने को वो प्रयासरत रही है। उसने वक्त की बेरहमी को जिया है और मरुस्थल में पड़ने वाली वर्षा के समान एक एक बूंद प्यार को सोखा है बचपन से। बचपन के दर्द भुलाए नहीं भूलते। उसे याद है वह करीब 7 वर्ष की रही होगी जब अचानक एक रोज उसकी दुनिया बदल गई। पिता अपने कुछ मित्रों के साथ आमोद प्रमोद के लिए नौका पर निकले थे। यूं कम ही उनके बिना जाते थे, किंतु मित्र का जन्मदिन होने के कारण उनके 8 मित्रों ने मिलकर यह कार्यक्रम बनाया था और माँ ने ही कहा था कि उन्हें अपने मित्रों का मन रखना चाहिए। वह साथ जाने की जिद करने लगी तो पिता ने वादा किया कि अगले सप्ताहांत वे उसे और माँ को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वह कभी इस वादे को पूरा न कर सके। वह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। संध्या समय वापसी के दौरान क्या हुआ यह तो ठीक ठीक बताने वाला कोई बचा ही न था। हाँ, अनुमान और सरकारी रिपोर्टों के अनुसार उनकी तेज गति से चलती नौका सरिता के मध्य स्थित एक सोना छानने वाली बड़ी नौका से टकरा गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि नौका में सवार 8 व्यक्ति काल के गाल में समा गए। देश की वह सबसे बड़ी खबर उनके जीवन की सबसे बुरी खबर बन गई। वह माँ और अपने 6 माह के छोटे भाई के साथ बड़ी सी दुनिया में अकेली रह गई थी। माँ सिर्फ रोती थी। सारा आंटी, उसकी माँ की बचपन के मित्र, उसके छोटे भाई नन्हे शरण को अपने घर ले गई थी। पिता के कॉफिन को जब घर लाया गया, कितने सारे लोग आए थे। सब उसके सर पर हाथ फेर कर कहते थे, बेटा माँ का ध्यान रखना। आप उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ का ध्यान कैसे रखेगी। अब तक तो माँ उसका ध्यान रखती आई थी। कुछ समय के लिए वक्त जैसे रुक गया। सूने सूने वीरान दिन थे, गुमसुम। और वही दिन थे जब उसने पौधों से बातें करना सीखा था।
सारा आंटी ने उसे एक छोटे से गमले में 4 पंखुड़ियों वाला फाइलॉबी का पौधा लाकर दिया। उनका कहना था कि यदि यह फाइलॉबी का ध्यान रखेगी तो वह बहुत बड़ा हो जाएगा और खूब बड़े फूलों के गुच्छों से भर जाएगा। उन गुच्छों में 5 पंखुड़ियों के फूल भी होंगे और जब उसकी फाइलॉबी में 5 पंखुड़ियों वाले फूल खिलेंगे तो उन पर सुंदर तितलियां आएंगी। उनकी बातों ने उसे विस्मय से भर दिया था। उसने पूछा, क्या नीली तितली भी? सारा आंटी ने कहा, ऑफ कोर्स डार्लिंग। लेकिन यह कहते हुए उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उन्हें खुद ही अपनी बात पर भरोसा न हो। बालक मन शीघ्र उस उदासी से परे नीली तितली को खोजने लगा था। धीरे धीरे पौधा पनपने लगा। कुछ बड़ा हुआ तो सारा आंटी ने उसे कहा कि पौधे को बाहर अहाते में लगा दो। शायद वे इहा को समझाना चाहती थी कि बड़े होने का एक अर्थ घर से बाहर जाना भी है। इहा बहुत भी नहीं समझी थी, तब भी नहीं जब उसके 10वें जन्मदिन पर सारा आंटी ने कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो इहा। इन शब्दों का अर्थ वह बाद में समझी थी। सुंदर से कॉटेज नुमा घर के चारों ओर भांति भांति के सदाबहार पौधे थे। उन्हीं के बीच उसने फाइलॉबी को रोप दिया था। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगी कि फाइलॉबी सूरीनाम का राष्ट्रीय फूल है। सूरीनाम का राष्ट्रीय फूल फाइलॉबी। सुर्ख फाइलॉबी का पौधा वर्ष भर में ही खूबसूरत फूलों से भर गया। यहाँ नियम से उन्हें पानी देती रही और माँ को फाइलॉबी इतने पसंद आए कि उन्होंने घर के चारों ओर फाइलॉबी के नए पौधे लाकर लगा दिए। शायद सारा आंटी ने एक नीली तितली माँ की आंखों में भी आंच दी थी। माँ अब फिर से अपना ख्याल रखने लगी थी और खुश रहने लगी थी। माँ खुश रहती तो उन्हें घुमाने ले जाती और कभी कभी सारा आंटी और उनके भाई राजेश भी मॉल में मिलते। दिन कुछ हल्के होने लगे थे। राजेश अंकल घर आते तो अच्छा लगता। शरण उनसे बहुत हिल गया था। वो नन्हा बच्चा शायद उनमें अपने पिता तलाश रहा था, किंतु इहा जानती थी कि पिता कभी नहीं आएंगे। और हल्के होते होते दिन अचानक से भारी हो गए। उसके जीवन में कालिमा भर गए। एक दिन शरण ने राजेश अंकल को पापा कह दिया। यह जोर से चीखी, शरण, पापा नहीं, राजेश अंकल, अंकल कहो। माँ ने उसे प्यार से बुलाया और समझाने लगी, बेटा शरण अभी छोटा है, उसे पापा चाहिए। यहाँ सुबह उठी। माँ, पापा तो मुझे भी चाहिए, मिल सकते हैं क्या? बेटा तुम चाहो तो राजेश में तुम्हें पापा मिल सकते हैं, और मैं ना चाहूँ तो? उस समय माँ चुप हो गई। बाद में कई बार सारा आंटी ने उसे प्यार से बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु वो राजेश अंकल को पिता मानने के लिए बिल्कुल तैयार न हुई और अंततः उसे किंडर हुइस में जाना पड़ा। किंडर हुइस एक ऐसा स्थान जहाँ वे बालक रहते हैं जिनके रहने का कोई आश्रय नहीं। सूरीनाम में सभी धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में एक किंडर हुइस होता है। इस देश में विभिन्न जातियों का ऐसा मेल है कि अलग अलग होते हुए भी एक सामाजिक संस्कृति विकसित हो गई है, जिसमें कई अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अत्यधिक उन्मुक्तता का एक ऐसा खोट है जिसके कारण न जाने कितने बालक अपने होने का उत्सव नहीं मना पाते। जाति धर्म से हटकर कितनी ही सूरीनामी युवतियों की जीवन शैली बिंदास है। शराब, सिगरेट मुक्त संबंधों के लिए यहाँ के समाज में समान स्वतंत्रता है। पहनावे की यूरोपीय शैली से संपन्न उस देश में रहन सहन यूरोपीय और अमेरिकन है। जीवन यापन की स्वतंत्र पद्धति मुक्त संबंधों को बढ़ावा देती है और इसीलिए लगभग 5 लाख की आबादी वाले उस देश में
कई अनाथालय हैं जहां वे बालक रहते हैं जिनके माता पिता व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा आर्थिक कारणों से उनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व नहीं संभालना चाहते। आर्य समाज के उस किंडर होइस में रहने से एक अच्छी बात यह हुई कि उसने हिंदी सीख ली और 5वां स्तर पार करते ही गुरुजी ने अपने हिंदी कक्षा का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया। माँ नियमित रूप से मिलने आती थी। पहले पहले उसे माँ पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी परिपक्वता भी बढ़ी और उसने माँ को माफ कर दिया, लेकिन उनके साथ वो रहने न चाह सकी। वो माँ को माँ के रूप में न देखकर एक स्त्री के रूप में देखने लगी थी। ऐसी स्त्री जो अपने जीवन के तीसरे दशक में अकेली रह गई थी, जिसे जीने के लिए सहारे की आवश्यकता थी। निर्मम नियति ने जो खेल उसके साथ खेला था, वह उसके साथ कदम मिलाकर जीवन भर रो तो नहीं सकती थी। स्कूल समाप्त होते ही इहा ने एक छोटी सी नौकरी कर ली और एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहने लगी। शरण का 16वां जन्मदिन था और माँ ने उसे बुलाया था। वह इनकार न कर सकी और वहीं पर तरुण से उसकी मुलाकात हुई। वह व्यवसाय में अपने मामा का हाथ बटाने सूरीनाम आया था। माँ तरुण को पसंद करती थी, यहाँ को भी कोई आपत्ति न थी और दोनों सादा सी औपचारिकताओं के साथ अटूट बंधन में बंध गए। स्थापित व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तरुण को अक्सर हॉलैंड और मियामी जाना पड़ता था, तो अकेलेपन से बचने के लिए इहा ने भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। आरंभिक सुनहरे पलों के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियां और थकान उन्हें एक दूसरे से दूर करने लगे। वो इन्हीं विचारों में खोई थी कि बालों पर हल्का सा स्पर्श पा पीछे देखा तो देखा तरुण खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह कितना खोई थी कि सूखे पत्तों पर गुजर कर आए तरुण की पदचाप भी न सुन सकी। कुछ कहने की अपेक्षा स्वभाव के प्रतिकूल तरुण धीरे से उसके साथ वहीं टूटे तने पर बैठ गए और तभी कोई चिड़िया जोर से कूक गई, मानो इस परिस्थिति से हैरान हो। बहुत देर यूं ही बैठे रहने के बाद दोनों अपने अपने विचारों में खोए, एक दूसरे के पास लेकिन बहुत दूर, फिर भी एक लय में। पिछले 4 दिनों से वह इसी लय में चल रहे थे। पिछले माह की बात है। ये संयोग ही था कि एक रोज मेले में घूम रहे थे और प्रवेश के लिए ली गई टिकटों के लकी ड्रॉ में सूरीनाम के केंद्र में संरक्षित पार्क में सप्ताह भर ठहरने का अवसर मिल गया। ब्लॉमेंस्टीन झील के किनारे स्थित ब्रॉन्सबर्ग नेशनल पार्क दुनिया का प्रसिद्ध और सशक्त वन है और सूरीनाम का प्रिय पर्यटन स्थल भी। संरक्षित पौधों, पेड़ों और वन्य जीवों से भरा यह वन दुनिया भर में तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। नीली तितलियां यहाँ का विशेष आकर्षण है। वन्य जीवन प्रेमी यहाँ के लिए यह स्थान धरती पर स्वर्ग था। ब्रॉन्सबर्ग की नेशनल पार्क में कुछ समय बिताने की उसकी बहुत दिन से इच्छा थी। तरुण जानते थे, लेकिन दोनों कभी भी साथ साथ समय न निकाल पाए थे। दोनों ने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय लिया और पहुंच गए ब्रॉन्सबर्ग। लंबी पहाड़ी ड्राइव अपने आप में किसी रोमांच से कम न थी। एक छोटी बस और 4 दंपति, सभी उत्सुक, पहली बार इस यात्रा पर आए। कई जगह तो सड़क इतनी संकरी थी कि लगा जाने गंतव्य पर पहुंचेंगे भी या नहीं। कहीं इतना सघन वन कि फोन वोन सब बंद। सभी को डर था कि यदि गाड़ी बंद हो गई तो, किंतु गाड़ी बंद नहीं हुई। हाँ, उसकी खिड़की के पास से एक नीली तितली जरूर उड़कर गई और इससे पहले कि वह उसे देख पाती, वह जंगल में समा गई।
इन्हीं सब रोमांचों से घिरे गंतव्य पर पहुंचे। बेहद तरतीब से जंगल में पगडंडियां साफ की गई थीं। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित छोटे छोटे सुंदर कॉटेज ऐसे बने थे कि पास होते हुए भी ऐसा लगता था मानो हर कॉटेज अकेला है। अगले दिन लंबी पैदल यात्रा कर आयरीन फॉल पहुंचना एक अलग ही रोमांचकारी अनुभव था। ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा, धरती को चीरती सघन वृक्षों की जड़ों से बनी प्राकृतिक सीढ़ियां, और अंत में ऊपर से गिरता शीतल जल प्रपात। लगा कि जीवन की सारी कलौंच धुल गई है। कितनी बार शब्दों के आदान प्रदान के बिना बहुत कुछ कह समझ लिया जाता है। इहा और तरुण इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे। कितने सुंदर पल सिमट आए थे उनकी झोली में, लेकिन नीली तितली दोबारा न दिखी थी। धीरे से उसने तरुण के कांधे पर अपना सर टिका दिया और बहुत धीमे से बोली, तरुण, क्या हम सदैव इस जंगल में नहीं रह सकते? नहीं इहा, यहाँ तो हम अपने अंदर के जानवरों को छोड़ने आए थे। चलो अब वापस चलें। तरुण के हाथ का सहारा ले वह खड़ी हुई। तरुण यूं ही उसका हाथ थामे आगे बढ़ चले। एक नीली तितली उसकी मुट्ठी में आ गई थी और एक उनके पीछे आ रही थी। इहा समझ गई थी कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम समझते हैं, और जिंदगी न वैसी है जैसी हम बनाना चाहते हैं। ये एक सफ़र है और सफ़र ही जीवन है। कि खुशी एक नीली तितली है जो छोटे छोटे लम्हों में आ बसती है। यदि उस पल उसे हाथ बढ़ा के आश्रय न दो तो वो फिर से जीवन में खो जाती है और हम उसी की खोज में भटकते रह जाते हैं। तो मित्रों, ये थी कहानी नीली तितली। हम सभी के जीवन में है नीली तितलियाँ, कभी आती हैं, कभी छू हो जाती हैं। महत्वपूर्ण यही है कि जब कोई नीली तितली आए हम उसे सहेज लें। और सभी ने कहानी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से मित्र इसमें जुड़े हैं, अनीता जी, कुसुम जी, विपिन जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। चंद सुलभ का धन्यवाद।